जब भी मार्केट थोड़ा सा डामाडोल होता है, मुझे दो तरीके की ईमेल आनी शुरू हो जाती हैं। नंबर एक, आप बकवास कर रहे थे, एफडी करा देनी चाहिए थी। एंड आप सब लोगों के लिए आप सही हैं, आप अपना पूरा पैसा एफडी में डालिए, बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट 6-7% कमाइए साल दर साल। लेकिन फिर 10-20 साल बाद जब कोई इंसान करोड़पति बन चुका होगा और आप अभी लखपति ही होंगे, तो कंप्लेन नहीं करना है। दूसरे तरीके की ईमेल होती है कि अंकुर एक तरीका बताइए जिससे ना एक रेगुलर इनकम आती रहे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव ना हमसे हजम नहीं होता। हाँ, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब बढ़ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तो दिल धक धक कर रहा है ना। तो अगर एक पैसा आता रहेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो कमा रहे हैं। एंड इन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। इक्विटी मार्केट्स में एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। इनफैक्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे बहुत सारे लोग बहुत सारा रेगुलर इनकम कमाते हैं। लेकिन उसका एक अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है एंड ये एक तरीके का रिफ्रेशर है। 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक, ये कौन सा तरीका है जिससे आप इक्विटी मार्केट से एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। दूसरा, ये काम कैसे करता है एंड क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। एंड नंबर 3, 2025 में अगर आप इस इनकम की शुरुआत करना चाहते हैं तो किस अप्रोच से कर सकते हैं। तो आइए पहले भाग पे ध्यान देते हैं। स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, जो स्टॉक अप्रिशिएट करता है। तो अगर फर्ज करिए आपने आज स्टॉक 100 रुपए का लिया है, कल 120 रुपए का हो जाए, तो अगर आप बेचेंगे तो 20 रुपए आपका मुनाफा है। एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड कि प्राइस मूवमेंट पे हम पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है विच इज कॉल्ड डिविडेंड्स, एक रेगुलर इनकम फ्लो। डिविडेंड्स 2 वर्ड से जुड़कर निकलता है, डिवाइड एंड एंड। डिवाइड एंड, डिवाइडेंड या डिविडेंड। ये बेसिकली जब साल के एंड पे एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है, उनके पास 2 डिसीजंस होते हैं। डिसीजन 1 कि इन प्रॉफिट्स को वापस कंपनी में डाल दें, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट हैं, बहुत सारे मार्केट्स हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड इससे होपफुली स्टॉक प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बोलते हैं यार हमारे पास प्रॉफिट बहुत है लेकिन इतने जरिए हैं नहीं इस प्रॉफिट को खर्च करने के। हाँ, कुछ सेगमेंट्स हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज हो गई, मार्केट्स हो गए, प्रोसेसेस हो गए, टूल्स हो गए, पीपल हो गए वगैरह, लेकिन सारा का सारा पैसा नहीं खर्च हो सकता। अब ये पैसा अगर हमारे बैंक में पड़ा रहे तो हमें नहीं पता कि इसका क्या करना है। एंड कंपनी तो ऐसा नहीं है ना कि रिस्क ले सकती है इस पैसे के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का ये पैसा है। सो व्हाट दे डिसाइड इज इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम वापस अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एंड दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रॉफिट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड इनकम। एंड ये नेचुरली सी बात है, सारे शेयर होल्डर्स को जाता है। तो अगर आपके पास 1 शेयर है या 1 लाख शेयर है, फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से अनाउंस होता है। तो अगर आपने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, आपने नहीं मतलब कंपनी ने, तो अगर आपके पास 1 शेयर है आपको 10 रुपए मिलेंगे, 1000 शेयर है तो 10,000 रुपए मिलेंगे। एंड दैट इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। इट वर्क्स इन द सिमिलर वे जैसे रियल एस्टेट। जब आप एक घर, एक जमीन, एक दुकान खरीदते हैं तो आप अल्टीमेटली कभी भी किसी पॉइंट पे अगर उसको बेचेंगे तो एक कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, लेकिन महीने दर महीने आप उससे किराया भी कमा रहे हैं। That is what is equivalent to the dividend income. अब ये डिविडेंड की रेगुलर इनकम काम कैसे करती है? तो सबसे पहली बात, हर एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो बहुत सारी न्यू एज कंपनीज अगर हो गई, जैसे कि अगर पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट अनप्रिडिक्टेबल है, वो डिसाइड कर सकते हैं हमें डिविडेंड नहीं देना है। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर कंपनीज टू अनाउंस अ डिविडेंड। दूसरी चीज, ये भी जरूरी नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी बांट दे इन डिविडेंड। They usually distribute a share of the profit. It could be anywhere between 30 to say 60%, which the company may decide कि यार हमारा प्रॉफिट से 1000 करोड़ हुआ है तो हम 300 से 600 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस करते हैं फॉर ऑल आवर शेयर होल्डर्स। एंड तीसरी चीज, दे हैव टू डिसाइड कि शेयर होल्डर है कौन। एंड इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है द एक्स डिविडेंड डेट। ये वो डेट होती है जिससे पहले आपके पास उस कंपनी के शेयर होने चाहिए। तो फर्ज करिए अगर डिविडेंड डेट या एक्स डिविडेंड डेट 15 फरवरी है, तो अगर आपके पास उस कंपनी के स्टॉक्स
14 फरवरी को है क्या उससे पहले हैं इन ओनरशिप। ये नहीं कि आपने डे ट्रेडिंग करी है तो खरीद लिए थे फिर बेच दिए, तो नहीं जी मैंने तो खरीदे थे ना, आपके पास ओनरशिप होना चाहिए उन स्टॉक्स का एज ऑफ 14 और फरवरी, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। 15 फरवरी या उसके बाद अगर आपने वो स्टॉक खरीद भी लिए, आप उस साल के डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब डिविडेंड बहुत बाद में भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो डिविडेंड अप्रैल में आ रहा है, मई में आ रहा है, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट जो है वो पहले अनाउंस हो जाती है एंड पीपल हैव टू बाय बिफोर दैट डेट टू बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड पे आउट। अब डिविडेंड मिलता कितना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई लाखों करोड़ों रुपए मिलते रहते हैं। एक डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे रेंटल यील्ड होती है ना। रेंटल यील्ड क्या होती है रियल एस्टेट में, कि जो भी आपके मकान का, दुकान का, जो भी ऑफिस का वैल्यू है उसका कितना परसेंट आपको साल में एज अ रेंटल इनकम मिलता है। एंड रेंटल यील्ड इन इंडिया इज एनीवेयर बिटवीन 1 to 3% फॉर रेजिडेंशियल, between 4 to 6% for commercial, could be higher lower as well, ये एवरेज की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने 1 करोड़ का घर किराए पे डाला हुआ है और वो रेजिडेंशियल कॉलोनी में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 से 3 लाख रुपए साल के रेंटल इनकम मिलेगी, मतलब 10 से 25,000 रुपए मोटा मोटा। डिविडेंड यील्ड इज अप्रोक्सीमेटली इन द सेम रेंज, 1 से 3% ऑफ द शेयर वैल्यू। तो अगर फर्ज करिए शेयर 1,000 रुपए का है, तो 1 से 3% मतलब 10 से 30 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हो गया। ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स हैं जो 4-5% का भी यील्ड देते हैं, कुछ हैं जो 1% से कम भी देते हैं, बट ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बताया 1 से 3% ऑफ स्टॉक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड डिविडेंड यील्ड रेंज। अब इसमें यह गलती मत करिएगा कि डिविडेंड यील्ड अगर बहुत ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए के स्टॉक पे 1% का डिविडेंड यील्ड मतलब 10 रुपए। 500 रुपए के स्टॉक में 1.5% का डिविडेंड यील्ड 7.5 रुपए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 स्टॉक्स को कंपेयर किया, एक का डिविडेंड यील्ड 1.5% था, एक का 1% था, तो वो 1.5% वाला ले लिया। आपको ऑफ कोर्स उसको एक एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज साल में ये कितना डिविडेंड देता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके बैंक में आएगा। अब इन सारी चीजों से 2 फैक्ट्स उभर के आते हैं, एक अच्छा, एक नॉट सो अच्छा। अच्छे की पहले बात करते हैं क्योंकि अच्छी चीजें पहले करनी चाहिए। अच्छी चीज ये है कि जस्ट लाइक रियल एस्टेट, इस इनकम को कमाने के लिए आपको स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया चीज है। तो इमेजिन करिए कि आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, वो स्टॉक कैपिटली अप्रिशिएट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मार्केट, इकोनॉमी, वो सारी चीजें, तो वो जो चल रहा है, लेकिन आपको रेगुलरली एक इनकम भी मिल रही है थ्रू द डिविडेंड इनकम, चाहे वो क्वार्टरली हो, साल की हो, जो भी केस है। बहुत ही बढ़िया। तो बिना बेचे हुए एक इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि रियल एस्टेट में होती है इन द फॉर्म ऑफ किराया। लेकिन जो नॉट सो गुड बात है वो ये है कि यार ये डिविडेंड इनकम ना इतनी भी बड़ी अमाउंट की नहीं है। लेट्स डू अ सिंपल बॉलपार्क कैलकुलेशन। फर्ज करिए कि आपका एवरेज डिविडेंड यील्ड 1.5% है, ठीक है। ये जानना जरूरी है कि ये 1.5% साल का होता है, महीने का नहीं होता, ठीक है। एंड लेट्स से आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 लाख रुपए महीने, तो आप चाहते हैं यार ऐसा हो जाए कि स्टॉक मार्केट जो भी काम कर रहा हो, जैसे भी काम कर रहा हो, ये 2 लाख रुपए महीने के मिलते रहे। ठीक है जी, मिल जाएंगे। तो ईयरली एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके? दिस इंटू 12, ठीक। डिविडेंड इनकम का टैक्सेशन क्या होता है? इनकम टैक्स। तो आपको इनकम टैक्स स्लैब्स पे डिविडेंड इनकम जो मिलेगा उसको टैक्स देना होगा। तो लेट्स अज्यूम आप सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, 33% वाले, तो टैक्स जो हो गया आपका 33। तो इसका मतलब जो आपको डिविडेंड इनकम चाहिए वो बेसिकली करीब 35 या 36 लाख होनी चाहिए। अब इसके लिए आपकी स्टॉक पोर्टफोलियो अगर 1.5% आपका यील्ड है, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, शुड बी 24 करोड़ रुपए। ये 24 करोड़ रुपए एक्चुअली ये भी गलत है, और दुख भरी न्यूज, ये स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं है, ये डिविडेंड स्टॉक पोर्टफोलियो है। क्योंकि हर एक स्टॉक तो डिविडेंड नहीं देता है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे आपके पास जो डिविडेंड नहीं देते हैं या रेगुलरली नहीं देते, या माना जाता है कि कभी नहीं देंगे। कुछ हैं जो रेगुलरली देते हैं,
उन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपका 24 करोड़ होना चाहिए, तब जाके आप महीने के करीब 36 लाख रुपए, साल के करीब 36 लाख रुपए कमाएंगे और टैक्स टूक्स काट के आपको 2 लाख रुपए महीना मिलेगा टू कवर योर एक्सपेंस। अब इसके साथ आप खेल सकते हैं जितना भी आपको खेलना है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार हम तो बहुत आराम से अपनी जिंदगी 50,000 में ही जी लेंगे, जी लीजिए, उसके लिए भी आपको 6 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। एंड दैट इज द रियलिटी। नाउ यू विल से यार ये तो संभव ही नहीं है, हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? ये वीडियो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस पोर्टफोलियो को बनाने का एक तरीका होता है विच इज ऑल्सो ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग दैट वी डू इन द स्टॉक मार्केट। तो वो जानने की या समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करिए आप छोटे से शुरू करते हैं। सो लेट्स से यू क्रिएट अ डिविडेंड पोर्टफोलियो ऑफ 5 lakhs, ठीक है? 5 लाख आपने एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाया, तो आपको कितना डिविडेंड मिला साल का इनटू आपका ये, तो 7,500 रुपए। उस पे आपने टैक्स डाल दिया एंड फिर रिमेनिंग ये, एंड ये आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? तो यू इन्वेस्टेड दिस अमाउंट बैक इनटू द डिविडेंड पोर्टफोलियो। तो व्हाट हैपेंस इज कि एवरी ईयर दिस नाउ स्टार्ट्स बिकमिंग बिगर। तो ईयर 2 में फिर आपके पास 5,05,000 रुपए हो चुके हैं, उसका एक डिविडेंड इनकम आएगा, उस पर आप टैक्स देंगे, उस पर फिर वापस जो बचेगा वो पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, और ये सब बढ़ता रहेगा। एंड ये एक तरीका है वेर यू कीप एडिंग टू योर डिविडेंड इनकम पोर्टफोलियो, डिविडेंड स्टॉक पोर्टफोलियो। प्लस जब भी कोई सरप्लस आएगा आप उस पर खरीद लीजिए, उसको और बढ़ाते रहिए, कॉर्पस एक बनता रहेगा। एंड दैट विल इंश्योर कि जब वाकई में टुवर्ड्स रिटायरमेंट आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत हो, बिकॉज अभी तो आप कमा रहे हैं, अभी तो आप अच्छे से अपनी सैलरी से अपना खर्चा कर पा रहे हैं सब कुछ, लेकिन जरूरत तब होगी जब ये इनकम बंद हो जाएगी। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पीरियड। सो थिंक ऑफ दिस एज द परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान, जहां रिटायरमेंट का आपका सिर्फ कॉर्पस ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बढ़ ही चुकी होगी, आपके पास एक रेगुलर इनकम भी होगी। एंड आई नो ऑफ सो मेनी पीपल जो अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं कि उनका 25-30 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बन चुका है, लेकिन हर महीने 1-1.5 लाख रुपए आता रहता है। एंड दिस इज फॉर नॉट सेलिंग एनीथिंग। पोर्टफोलियो बढ़ा जा रहा है तब भी इनकम आ रही है, क्रैश हो रहा है तब भी ये इनकम आ रही है, चलता रहेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रेगुलर इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अब आप पूछेंगे कि नहीं यार ये ना जब क्रैश वैश होते हैं ना तब पता चलता है, कंपनीज ना ऐसे नहीं बांटती हैं, बट एटलीस्ट द रिसेंट टाइम्स डू नॉट सजेस्ट सो। निफ्टी का आईटी इंडेक्स हाल ही में सबसे ज्यादा बीट हुआ ना, मतलब सबसे ज्यादा उसकी बैंड बजी, सबसे ज्यादा उसने क्रैश देखा, लेकिन तब भी एस्टैब्लिश्ड आईटी डिविडेंड प्लेयर्स जैसे विप्रो 5.33 डिविडेंड यील्ड, फाइनेंशियल सेक्टर आईसीआईसीआई बैंक डिविडेंड प्लेयर है, वो भी डिविडेंड दे रहा है। एनर्जी सेक्टर काफी बीट हुआ, लेकिन तब भी बीपीसीएल जैसे डिविडेंड प्लेयर्स 7% डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। तो इनफैक्ट क्रैश में ना जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैश की जो वॉलेटिलिटी है उसमें डाउन पीरियड में इन अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को एक्वायर कर लो, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो है ना वो उनकी मोटी मोटी बरकरार रहती है। अब 2025 में आप अगर एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको मद्देनजर रखते हुए बनानी चाहिए? सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ना अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं है कि हाई ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है या बहुत बेयर मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है। इट हैज टू बी अ हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए। लोअर द डेट बेटर इट इज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी अच्छा होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली डिविडेंड पे आउट होगा। एंड अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि वहीं से तो वो प्रॉफिट बने जा रहा है। फिर पे आउट रेशियो पे काफी ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कंपनी ना अनयूजुअली हाई पे आउट रेशियो दे रही है 80% और सो, शायद सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि 80% ऑफ योर प्रॉफिट्स अगर आप बांट ही रहे हैं तो फिर कंपनी में क्या इन्वेस्ट करेंगे, वो कैसे ग्रो करेंगे वगैरह। तो जैसे मैंने बताया था 30 to 60% पे आउट रेशियो फॉर अ डिविडेंड पे आउट और अ डिविडेंड कंपनी इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी हेल्दी एंड नॉर्मल। सिमिलरली डिविडेंड यील्ड अगर 10% है, ये सब हो गया, तो फिर इट मे बी अट्रैक्टिंग डिविडेंड इन्वेस्टर्स फॉर द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो एनीवेयर बिटवीन 1 to 4% कंसिस्टेंटली डिविडेंड का हिस्ट्री देखिए कि हर साल कितना डिविडेंड आ रहा है, एवरेज डिविडेंड यील्ड कितनी रही है 3 साल की, 5 साल की, ऑल ऑफ दैट डेटा इज अवेलेबल। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में मैंने अक्सर एक पोर्टफोलियो अप्रोच बताया है कि आप एक 50 to 60%
लार्ज कैप का पोर्टफोलियो, फिर अराउंड 20-30%, मिड कैप का, फिर अराउंड 10-20% स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो रखेंगे तो रिस्क भी अच्छे से मैनेज होगा, ग्रोथ भी अच्छे से आएगी। सिमिलरली डिविडेंड में भी यही कर सकते हैं। 50-60% आपकी स्टेबल ब्लू चिप डिविडेंड कंपनीज जो रेगुलरली डिविडेंड देती आई है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी है। फिर अराउंड 20-30% ग्रोथ डिविडेंड स्टॉक्स जो कि थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव हैं, हाल ही में शुरू किया है लेकिन अच्छा डिविडेंड आया जा रहा है। एंड देन अराउंड 10-20% ऑन हाई यील्ड स्टॉक्स जहां मे बी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट इज इन क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उसको मिक्स एंड मैच करते रहेंगे, रीबैलेंस करते रहेंगे, यू विल गेट टू अ सर्टेन पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हैं? स्मॉल केस इज वन ऑप्शन। ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, लेकिन स्मॉल केस में ना ये रेडीमेड मिलते हैं, विच इज अनलाइक सम म्यूचुअल फंड्स जहां ऐसे ऑप्शन ही नहीं है। तो स्मॉल केस में डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स करके एक स्मॉल केस है, विच इज बेसिकली अ पोर्टफोलियो ऑफ डिविडेंड स्टॉक। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। लास्ट 4 साल में करीब 20% XIRR आया है, विच इज not bad at all. फिर डिवी ग्रोथ कैपिटल है, which is again a dividend portfolio. फिर एक स्मॉल केस है हाई डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, which is basically a combination of these two कि डिविडेंड यील्ड भी आता रहे, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती रहे, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये जानना जरूरी है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज अ वंडरफुल वे टू क्रिएट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, लेकिन वो रातों रात नहीं होगा। ऑल टॉप क्वालिटी डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैव build that portfolio over decades to get to a point जहां जब इनकम कम है या जब स्टेबल इनकम चाहिए फ्रॉम द स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग इटसेल्फ, तब वो पॉसिबल है। लेकिन शुरू में इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना पाना कि आपकी सारी नीड्स उससे कवर हो जाए, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन ही नहीं, एक किराया भी चाहते हैं, सो यू कैन कंसिडर डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन 2025। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।